नमस्कार। शोध संवाद के इस मंच से मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। आज जो विषय मुझे दिया गया है, साहित्य का बदलता स्वरूप प्रिंट से डिजिटल तक। मैं चाहूँगा कि ये सत्र एक तरफा ना रहे और जो प्रश्न भी कुछ आए जिनका मैं जवाब दे सकूं। और ये प्रश्न डिजिटल और प्रिंट माध्यम को लेकर तो हो ही, साथ ही समालोचन से संबंधित भी अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि जाहिदुल दीवान तो है ही हैं, साथ में नीरज शर्मा और मीना बुद्धि राजा भी आ गई हैं, और भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। राहुल राजेश दिख रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले हम आते हैं विषय पे कि प्रिंट और डिजिटल जो माध्यम है उसमें मुख्य रूप से क्या फ़र्क आया है। अक्सर डिजिटल माध्यम को प्रिंट के दुश्मन के रूप में या कई बार एक प्रतिपक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रिंट माध्यम को भी कभी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। शुरू में हमारा साहित्य मौखिक था और बहुत वर्षों तक सारे विश्व का जो प्रारंभिक साहित्य है, लेखन कह लीजिए उसको, साहित्य न भी आप कहें तो मौखिक ही रहा। उसके जानने वाले उसे याद कर लेते थे और वो धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचता रहता था, या बहुत कम प्रतियां भी बनती थी तो बहुत कम प्रतियां बनती थी। छापे खाने के बाद प्रिंटिंग प्रेस आया और जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, उसने तेजी से प्रतिरूप बनाने शुरू कर दिए और इस प्रतिरूप के कारण धीरे धीरे प्रिंट पसरता चला गया, फैलता चला गया। लेकिन शुरू में जब किताबें प्रिंटेड रूप में आईं तो लोगों के लिए बड़ी ही कौतूहल का विषय होती थी और उन्हें बड़ा पवित्र माना जाता था। मतलब ये माना जाता था कि अगर वो किताब में है तो चीज़ें सही होंगी। अगर आप ब्रिटिश पीरियड को याद करें तो उस समय के तमाम ऐसे आख्यान आपको मिलते हैं कि किसी गांव में किसी के पास कोई एक किताब थी या आई, उस किताब को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता था, आता था, देखता था कैसी किताब होती है, और अगर उसे पढ़ा जाता था तो उसे सुनने वाले उसे बड़ी भक्ति भाव से उसको ग्रहण करते थे। तो धीरे धीरे प्रिंट ने एक तरह से मौखिक साहित्य को रिप्लेस कर दिया और अब हम डिजिटल माध्यम की ओर आए हैं। डिजिटल माध्यम तेजी से फैला है, पसरा है और इसके पास तकनीक की अपनी तमाम क्षमताएं हैं जिससे वो प्रिंट के तुलना में बहुत तेजी से अपनी प्रतिकृतियां बना सकता है।
तो ये एक प्रिंट के समक्ष डिजिटल ने एक चुनौती पेश की है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रिंट को डिजिटल से कोई ऐसा खतरा है नहीं। हमारे देश में ये क्रांति मैं समझता हूं 1990 के आसपास शुरू हुई, और जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं उस स्थिति में जो यूरोपियन देश हैं हमसे पहले पहुंच चुके थे, वहाँ कहीं भी किताबों की खपत कम नहीं हुई है। किताबों के प्रति रुचि खत्म नहीं हुई है। किताबों को लेकर लगाव खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ भी लोग उसी चाव से किताबों को पढ़ते हैं। हुआ ये है कि डिजिटल से प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रिंट ने भी अपने आप को बदला है। अब वो अपने प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसके रूप रंग पर उसकी ज़्यादा कोशिश उसकी रहती है कि उसको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। अगर आप 10-20 साल पहले की किसी पत्रिका को देखें, जैसे मैं कहता हूं कि आप इंडिया टुडे देखें 25 साल पहले का और आज का, तो आप में उसमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। चित्रों की संख्या बढ़ी है। कोशिश ये रहती है कि वो देखने वालों को भी अच्छा लगे, और जो सामग्री है उसमें भी बदलाव आया है। सामग्री ऐसी होती है कि वो पाठक को पकड़ ले और रुचिकर रहे। तो ये प्रिंट ने उसमें बदलाव किया है। दरअसल डिजिटल का सारा मामला एक्सेसिबिलिटी का है। एक्सेस बहुत बढ़ा देता है वो। प्रिंट की जो चीज़ें हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी की एक सीमा है, लेकिन ज्यों ही वो चीज़ डिजिटल माध्यम में उपलब्ध होती है उसकी पहुंच बहुत बढ़ जाती है। और आप समझते ही हैं कि अगर चीज़ें जितने ज़्यादा लोगों की पहुंच में होंगी, एक तो वो उस चीज़ के लिए वो चीज़ ये बात बेहतर होगी, और वो लोगों तक अगर पहुंचती है तो उनके लिए भी ये एक काम की चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल और प्रिंट दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे चलेंगे। थोड़ी सी और हम बात कर लें डिजिटल मीडियम को लेकर। प्रिंट भारत में जो प्रिंट माध्यम है वो औपनिवेशिक शासन में आया। अंग्रेजों के आने के बाद हमारे वहाँ मुद्रित माध्यम का बड़े पैमाने पर प्रयोग। ये जो मुद्रित माध्यम था उसमें दो बातें थी। एक तो उसमें साम्राज्यवाद विरोधी चेतना थी, और दूसरी जो मुख्य बात उसमें थी वो था राष्ट्रवाद। यानी हमारा देश उस समय अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम में शामिल था, और उसने प्रिंट को अपना हथियार बनाया। तो भारत में जो मुद्रित सामग्री है वो केंद्रित, उसके मतलब केंद्र में औपनिवेशिक विरोधी चेतना मौजूद है, और एक बनते हुए राष्ट्र की परिकल्पना का वो एक मूर्त रूप है। बेनेडिक्ट एंडरसन का एक बहुत मशहूर किताब है इमेजिन्ड कम्युनिटी। उसमें उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण थियरी है कि प्रिंट ने राष्ट्रों का निर्माण किया। प्रिंट माध्यम, जब हम एक अखबार निकालते हैं और वो अखबार एक खास सीमा या खास जगह तक पहुंचती है, तो वहाँ के सारे लोग एक माध्यम में बंध जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि जो काल्पनिक समुदाय था वो धीरे धीरे एक राज्य की एक सीमा में वो बंधता चला गया। भारत में जो डिजिटल माध्यम आया वो आज़ादी, जाहिर सी बात है जब हम आज़ाद थे तब आया,
और यूरोप में इसकी खोज जो है वो सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन बाद में जैसा कि होता ही है, वो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हो गई, आम फहम हो गई और पूरे विश्व में फैल गई। तो भारत में जो डिजिटल माध्यम आया, उसके केंद्र में कोई साम्राज्यवाद विरोधी चेतना नहीं है, न कोई उस तरह का कोई राष्ट्रवादी आख्यान उसमें है। वो एक मुक्त, मतलब जब आया तब हम एक तरह से वैश्वीकरण और जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं उस दौर में थे। तो डिजिटल माध्यम जब भारतीयों को मिला तो वो उसका स्वरूप ही ग्लोबल था। तो उसमें उसका केंद्र में मतलब ये चीज़ है। इसीलिए आप देखेंगे कि डिजिटल मीडियम में जो बहुत सामग्री आपको मिलती है उसमें ये चीज़ें आप देख लेंगे, उसमें एक बहाव है और उसकी एक अपनी ये प्रकृति तो होती ही है जिसमें हम इसको देखते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो डिजिटल मीडियम भारत में इस रूप में आया और खासकर इस देश में जो तमाम तरह के सत्ता केंद्रों में विभक्त है, केवल वो एक राज्य की ही सत्ता नहीं है, इसमें समुदाय की भी सत्ता है। आप समझते हैं धर्म और जाति, और लंबे समय तक प्रिंट पर भी एक खास प्रभु वर्ग का अपना कब्जा रहा है। और इस समुदाय में जो हाशिए के लोग थे, खासकर स्त्रियां थीं, दलित थे, आदिवासी थे, उनकी बहुत ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलता है। क्योंकि प्रिंट में कोई भी चीज़ प्रकाशित करना खर्चीला है। अगर आप एक किताब अपने दम पर प्रकाशित करना चाहते हैं तो मिनिमम 15-20 हज़ार रुपये आपको लगेंगे उस किताब को प्रकाशित कराने में। एक लेख अगर आप प्रिंट में देना चाहते हैं और आप एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ से आपको केंद्र का कोई व्यक्ति नहीं जानता है, तो संभव नहीं है कि आपका वो लेख किसी पत्रिका में या किसी अखबार में छप जाए। तो एक ऐसे देश में जहाँ तमाम तरह की सीमाएं थी और प्रिंट का अपना एक सत्ता तंत्र था, उसमें डिजिटल माध्यम उनके लिए एक वरदान की तरह आया। हालांकि जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल और नेट अभी भी महंगे हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों तक पहुँच गए हैं। और सुदूर क्षेत्रों में भी जिनके पास भी थोड़ी सी भी क्षमता है, वहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हैं। मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ टीवी होगा वहाँ मोबाइल होगा ही। तो ये एक ऐसा माध्यम मिला जिसमें वर्ग समुदाय अपनी बातों को रख सकते थे। और आपने देखा होगा कि फेसबुक पर लगातार, खासकर शुरुआती दौर में जो कविताओं की बाढ़ आ गई, उसके पीछे ये बड़ा कारण था कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो अपनी बात कहना चाहता था लेकिन उसे कहने के लिए कोई माध्यम मिल नहीं रहा था। प्रिंट में उसके लिए जगह थी नहीं। तमाम तरह के फोरम, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के विचार आने लग गए। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है जो इस माध्यम के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी बड़े तबके, काफ़ी अलग अलग तबके के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और तमाम, आप चाहे जो भी कह लीजिए, तमाम उस तरह की खबरें और इस तरह के आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ऐसी सामग्री है, लेकिन इसके बावजूद प्रतिनिधित्व है। और अगर उसमें से कोई वर्ग ये चाहता है कि नहीं, वो एक फोरम बना के गंभीर तरीके से अपनी बात को रख सकता है, तो वो तुरंत कर सकता है। उसके लिए उसे कोई बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मेरा जो मुख्य इसमें कहना है कि प्रिंट और डिजिटल में भारत के संदर्भ में ये दो बड़े महत्वपूर्ण फर्क है। एक औपनिवेशिक दौर में हमें मिला, दूसरा हमें आज़ादी के समय में मिला। एक पर नियंत्रण था, दूसरा नियंत्रण मुक्त है। ये इसकी विशेषताएं दो भारत के रूप में है। इस माध्यम की जो अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिसके बारे में अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले भी इस पर चर्चा की थी, कि तेज है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है समय, जैसे पत्रिका अगर आप निकालते हैं तो उसका एक अंक निकाला आपने, इस तारीख को उस डेट डाल दिया। डिजिटल में इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप एक अंक प्रकाशित करके उसमें अगले दिन फिर सुधार करते चलते हैं, तो उसमें तिथि का या डेट का कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तुरंत नवीनतम है, मतलब वो नवीन होता चलता है। उस प्रिंट में या पहले ऐसे कहा जाता था कि अगर आपने जो कह दिया तो वो तीर आपके कमान से निकल चुकी है। डिजिटल माध्यम में ऐसा नहीं है। आप अपने कहे को फिर से संपादित कर सकते हैं। ये इस माध्यम का एक वरदान है कि इसमें आप अपनी बातों को दोबारा से संपादित, दोबारा तिबारा जितनी बार आप चाहें संपादित कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बात कह दी तो आपके हाथ कट गए। आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। भले ही प्रिंट ने इमेजिन्ड कम्युनिटी को एक राज्य में बदला, उसको हम इमेजिन्ड कहते थे, काल्पनिक कहते थे, और इसको हम आभासी कहते हैं। लेकिन इस माध्यम का जो पाठक है वो आभासी नहीं, वास्तविक है। आपको पता है कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको पढ़ रहा है, कौन आपके लिए लिख रहा है। अखबार आप निकलता है तो अखबार कहाँ कहाँ तक जाता है ये अखबार के संपादक को नहीं पता है। लेकिन फेसबुक पे अगर आप एक टिप्पणी लिखते हैं तो जिन लोगों ने लाइक किया है या जिन लोगों ने कमेंट दिए हैं आप उनके चेहरे देख सकते हैं। तो ये एक फर्क है इसमें। ये इसका वैश्विक, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप किसी भी देश में कहीं भी बैठे हुए हों, वहीं से आप अपनी पसंद की चीज़ों को खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक सच्चे अर्थों में इसने वैश्विक जो बाउंड्री है उसको इसने ढीला कर दिया है और हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाषा की एक समस्या ज़रूर है इसमें कि अगर वो भाषा आप नहीं जानते हैं तो उस सामग्री को आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसके भी तमाम टूल्स उपस्थित हैं और उसके अनुवाद को आप देख सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब कुछ इसकी खास बातें हैं। अब मैं ये भी चाहूँगा कि केवल ये एक तरफा ना रहे, मतलब आप भी इसमें अगर कोई प्रश्न चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप रखें, और क्योंकि तमाम बातें निकलती रहेंगी इस माध्यम के द्वारा जो है निकलती रहेंगी। बातचीत करते हुए तमाम बातें आएंगी, क्योंकि एक तरफा ये जो बातें होती हैं तो उसका थोड़ा सा एक बोरियत सी उसमें आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी इसमें रहे भागीदारी और आप अपने प्रश्न इसमें लिखें, जिससे कि मैं इसको उसका जवाब भी दे सकूं और उसके बीच बीच में इस पर हम और चर्चा भी करते रहेंगे। इस पे काफ़ी, देखिए ये एक ऐसा माध्यम है, इसके बारे में हिंदी में तो बहुत कम लिखा गया है, खासकर सैद्धांतिक स्तर पर, और मेरे देखे से अंग्रेजी में भी काफ़ी कम चीज़ें हैं। ये मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ उसमें मैक्सिमम मेरे अपने अनुभव के हैं। जैसे किसान खेती करता है, किसान से आप पूछें कि भाई इसके बारे में आप बताइए, तो वो सब कर ही रहा है। तो इस माध्यम में मैं 10 वर्षों से हूँ
और इसके बारे में जो मेरी अपनी समझ है वो मेरी अपनी ही समझ है, एक तरह से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको आप कह रहे हैं, तो वो इसमें है। और अब इसमें जो एक प्रश्न और इनका था वो मैं देखता हूं। पहला था कि बदलते समय में पाठकों की मानसिकता को देखते हुए ऑनलाइन पत्रकारिता की प्रासंगिकता। देखिए, प्रासंगिकता तो इतनी है कि आज यही एकमात्र माध्यम हो गया है। हमने किसी ने सोचा नहीं था कि कभी मनुष्य के समक्ष ऐसी समस्या आएगी। मनुष्य जो सामाजिक प्राणी था, आज मनुष्य को मनुष्य से डर लग रहा है। एक ऐसी स्थिति में हम फंस चुके हैं जहां एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने से बच रहा है, कोई किसी का स्वागत नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो माध्यम है वो एक वरदान के रूप में सामने आया है। तो यही इसकी सबसे बड़ी इस समय प्रासंगिकता है। और आगे भी, इससे पहले भी मैंने चर्चा की थी कि इसकी प्रासंगिकता और बढ़ती चली जाएगी। काफ़ी लोग इसको अपने तरीके से देखेंगे, अपने तरीके से समझेंगे, अपनी बात को रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अपनी बात को रखने का ये सबसे तेज, सस्ता और सुलभ माध्यम है। आप अपनी बात को तरह तरह से रख सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें कही गई थी कि पहले वाली पत्रकारिता और वर्तमान की पत्रकारिता में क्या अंतर है। निश्चित रूप से अंतर है, जैसा कि अभी चर्चा हुई थी। पहले की पत्रकारिता में ज़्यादा ध्यान ये रहता था कि जो आप प्रिंट में जा रही हैं चीज़ें, उसमें कोई त्रुटि न रहे, क्योंकि अगर कोई त्रुटि जाती है तो फिर उसका कोई निदान आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको महीने, या अखबार है तो अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा उसके निवारण के लिए। इस माध्यम में विशेषता है कि आप कभी भी अगर कोई ऐसी त्रुटि, चाहे वो व्याकरणिक हो या तथ्यगत हो, वो दुरुस्त कर सकते हैं। और ये वरदान की तरह है। अगर ये नहीं रहता तो शायद मैं भी समालोचन नहीं निकाल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है समय का। आप ये प्रिंट में आप ये कहते हैं कि भाई ये जनवरी में छपी हुई, जनवरी का छपा हुआ अंक है, क्योंकि जनवरी के छपने के बाद अब इसमें आप कोई भी तरमीमो इजाफा नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। डिजिटल माध्यम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। यहाँ कुछ भी समय से बधा हुआ नहीं है। हो सकता है कि 5 साल पहले कोई सामग्री मैंने प्रकाशित की हो और बाद में किसी ने उस पर ध्यान दिलाया और फिर मैंने उसको दुरुस्त कर दिया। तो समय का ये जो एक खास है वो इस पे लागू नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि पहले की जो पत्रकारिता थी उसका रिस्पांस आपको बहुत देर में पता चलता था। आपने एक आर्टिकल लिखा, लेख लिखा और किसी पत्रिका को आपने भेजा, तो कम से कम 1 महीना आप प्रतीक्षा करते हैं। 1 महीने के बाद वो लेख उस पत्रिका में प्रकाशित होता है। उसके बाद उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, उसके लिए फिर 1 महीने की प्रतीक्षा आपको करनी होगी। और अगले अंक में आप देखेंगे कि लोगों के पत्र उस पर छपे हुए हैं। कुछ पत्र जो संपादक महोदय जिन पत्रों को उचित समझते हैं उसको, और आपको उसका एक रिस्पांस मिलता है। ये जो पत्रकारिता है वो तीव्र है। ये हो सकता है कि आज रात को आपने कोई कहानी लिखी, कोई कविता लिखी और वो कविता आपने मुझे भेजी और वो कविता मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उसे कल ही प्रकाशित कर दिया, और उसके बाद हो सकता है कि उसको हजारों लोगों ने पढ़ लिया, उसके 1000 शेयर हो गए और उसमें 50 टिप्पणियां आ गई, और परसों तक आते आते सारे लोग इसको जान गए और आप इसके रिस्पॉन्सेस पता चल गए। ऐसा
प्रिंट के समय में संभव नहीं था। ये डिजिटल माध्यम में संभव है, तीव्र है और तेजी से फैलने वाला है। एक जो अंतर और है जिसकी ओर लोग ध्यान आकर्षित करते रहते हैं कि ये जो माध्यम है इसमें प्रकाशित चीजों के नकल की बड़ी एक समस्या है। मेरा कहना यह है कि आप इसे ये मानिए कि ये आपकी पॉपुलैरिटी का प्रमाण है। जितने लोगों ने आपको नकल किया, जितना ज्यादा लोगों ने आपको नकल किया, मान लिया आपने कोई कविता लगाई और उस कविता को किसी ने अपने नाम से छाप लिया और भी लोगों ने, फैलती चली गई वो कविता, तो इसका मतलब ये है कि वो कविता बहुत प्रसिद्ध है और उस कविता के मूल लेखक के नाते आपने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। जैसे एक जमाने में कबीर के तमाम दोहे, कबीर जिसको कबीरा कहा जाता है, बहुत लोग गाते थे, अपने सारे लोग कबीर हो गए थे, जन कबीर टाइप से। तो एक समाज इस तरह से उन चीजों को रिस्पॉन्स करता है, तो उसको लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत है नहीं। जितनी तेजी से नकल करके कोई उसे अपने नाम से छपा लेता है, उतनी ही तेजी से उन्हें पकड़ा भी जा सकता है। आप एक गूगल पे अपनी कविता की कोई लाइन डाल दें और देखें कितने लोगों तक वो गई है और कितने लोगों ने उसका उपयोग किया है। और जाहिर सी बात है कि वो कविता चूंकि आपने लिखी है, तो उस कविता का विकास या उस तरह की कविताएं आप ही लिख पाएंगे और अंततः कविता आपकी ही रहेगी। एक कविता चुरा लेने से आपकी कोई कवि महान नहीं हो सकता है। एक कविता से किसी का मूल्यांकन नहीं करती। तो ये एक है, ये इसमें एक वायरल, बहुत तेजी से प्रतिकृतियां बनाने की एक इसमें प्रवृत्ति है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ और प्रश्न नहीं रखें। हाँ, राहुल राजेश ने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है कि समालोचन की संकल्पना कब और कैसे आई। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, समालोचन के प्रकाशन का ये 10वां वर्ष है। एक दशक से ये डिजिटल माध्यम में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जब समालोचन की मैंने शुरुआत की थी तो उस समय कोई पत्रिका या वेब पत्रिका नहीं थी। फेसबुक पे तमाम कविताएं थी, तमाम लोग लिख रहे थे और समालोचन की जो मुख्य संकल्पना है वो दरअसल यहीं से निकली कि मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा मंच या कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहां चीजें किसी की आंखों के सामने से गुजर कर आए, वो अनियंत्रित ना हो, जंगल की तरह ना हो कि जहां आपको पता ना चले कि भाई चीजें कहां से कहां पहुंच गई। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने समालोचन की शुरुआत की। इसका नाम भी मैंने सोच समझ कर रखा। जब मैं पत्रिका निकाल रहा था तो मेरे ध्यान में 2 पत्रिकाएं थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती और नामवर सिंह की पत्रिका आलोचना की तर्ज पर ही मैंने इसका नाम समालोचन रखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी से मैं इसलिए प्रभावित था कि मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर अपना पीएचडी का काम किया हुआ है और उन्होंने उस पत्रिका को नवजागरण के संवाहक के रूप में बदल दिया था और उसमें तमाम तरह की सामग्री वो देते थे। यहाँ तक कि वो लेखकों के रचनाओं की पूर्व सूचना तक अपनी संपादकीय में देते थे। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कि बाबू काशी प्रसाद जायसवाल ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं और वहां से वो सरस्वती के लिए सामग्री भेजेंगे और सामग्री छपती थी उसमें। तो एक केवल उन्होंने साहित्य तक ही उसको सीमित नहीं रखा था, हालांकि बहुत
बहुत समय तक उन्होंने संपादन नहीं किया, 15 वर्षों तक सरस्वती का संपादन किया। हिंदी के कारण जानी जाती है। सरस्वती बहुत दिनों तक निकलती रही, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता है कि उसके बाद उसके कौन संपादक हुए। आलोचना पत्रिका जब तक नामवर सिंह थे तब तक उसका एक मतलब था। बाद में जब वो प्रधान संपादक हो गए और दूसरे के हाथों में चली गई तो धीरे धीरे उसका महत्व खत्म हो गया। राजेंद्र यादव जब तक थे, हंस का अपना एक महत्व था। तो भारत में या हिंदी में पत्रिकाएं संपादकों के कारण जानी जाती हैं। तो मेरे ध्यान में यह था कि एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जिसमें आलोचना पत्रिका की तरह एक टफनेस हो, मतलब जो भी सामग्री आप दें वो इंटेलेक्चुअली टफ हो, मतलब उसमें एक खास स्तर की एक बौद्धिकता और खास स्तर का एक शोध रहे उसमें। दूसरा, वो किसी खास एक मतलब दायरे में न रहे। मैंने किसी पार्टी का मुख्य पत्र निकालने का निश्चय नहीं किया था। भारतीय संविधान में जो भी चीजें जरूरी मानी गई हैं, जैसे आपके अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट होनी चाहिए, एक सर्वधर्म समभाव जिसको कहते हैं दृष्टिकोण आपका हो, एक सेकुलर दृष्टिकोण आपका हो, एक वैज्ञानिक एटीट्यूड हो आपका, और जाति और तमाम इस तरह की जो घेरेबंदी है उसे आप उससे दूर रहें। तो ये एक पूरा एक जो कॉन्सेप्ट था उसको लेकर हमने इसकी शुरुआत की। शुरू में जब समालोचन शुरू हुआ तो उस समय कुछ ब्लॉग्स थे, हालांकि समालोचन ने भी ब्लॉग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन ये कभी भी ब्लॉग नहीं रहा। ब्लॉग में एक पर्सनल टच रहता है। हमने इस माध्यम का उपयोग जरूर किया, लेकिन शुरू से ही हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये एक पत्रिका है और इसका एक संपादक है और एक पत्रिका की तरह ही इसे निकाला जाएगा। और शुरू से ही ये इस पर जोर था कि इस पर अप्रकाशित चीजें प्रकाशित होंगी और स्तरीय चीजें प्रकाशित होंगी। उस समय ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस माध्यम को जो दूसरे लोग थे वो बड़ा हल्का माध्यम समझते थे। और उस समय जो जिसको हम आज सीनियर कहते हैं या जो बड़े पीढ़ी के अग्रज साहित्यकार थे, वो इसमें छपना अपनी हेठ ही समझते थे। अक्सर वो कोई छपी हुई चीज पकड़ा दिया करते थे, और तमाम उस समय की जो इस तरह की पत्रिकाएं थी उसमें इसी तरह की चीजें निकला करती थी। समालोचन ने कहा उनसे कि माफ करिएगा, हमें आप अप्रकाशित सामग्री दें। शुरू में मेरे युवा मित्रों ने मेरा साथ दिया, फिर ये झिझक टूटी। लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये समालोचन अच्छा काम कर रहा है और चीज़ों को ठीक से प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें, और उसका एक स्तर है। तो वो फिर सारे लोग इसमें आने शुरू हो गए। और मेरे ख्याल से शायद ही इस समय हिंदी का कोई बड़ा लेखक ऐसा होगा जो समालोचन में नहीं छपा होगा। विष्णु खरे जैसे आदमी का फिल्मों पे कई सालों तक इसमें कॉलम छपा। तो ये एक हमारा इसमें मेरी जो इस संकल्पना थी कि एक हिंदी में एक ऐसी पत्रिका मिले जो नए युग की पत्रिका हो, जिसमें चीजें सुरुचि के साथ छापी जाएं और स्तर को मेंटेन किया जाए, नियमित रहे। तमाम पत्रिकाएं नियमित न होने के कारण खत्म हो गई, और दुर्भाग्य से हिंदी में आज इतना बड़ा जो हमारा भाषी क्षेत्र है, जिसमें 60 करोड़ 70 करोड़ लोग हैं, गिनती के ही स्तरीय वेब पत्रिका है। तो ये एक समालोचन ने एक पकड़ा रहा, एक इसने अपनी जगह बनाए रखी, और लगातार 10 वर्षों तक इसने अपने स्तर को और अपनी कंटिन्यूटी को, नियमितता को इसने बरकरार रखा। इसमें जाहिर सी बात है कि सारे लेखकों का मुझे बहुत सहयोग मिला। इन लेखकों के सहयोग से मैं इस लायक बन सका कि मैं इसे प्रस्तुत कर सकूं। मेरे इस पत्रिका में अब तक 1580 एकल अंक प्रकाशित हो चुके हैं,
पहले एक अंक से दूसरे अंक के बीच में मैं 2-3 दिन का गैप रखता था, लेकिन धीरे धीरे सामग्री बहुत ज़्यादा आती चली गई, तो ये हुआ कि 2 दिन का अंतर रखा जाए। लेकिन अभी जो ये महामारी का दौर है, इसमें सब लोग घर पे हैं और सामग्री भी बहुत है मेरे पास, आती ही जा रही हैं, तो मैं रोज ही एक अंक प्रकाशित कर रहा हूँ। तो अब तक 1580 अंक हमने निकाले हैं, एकल अंक। केवल ये इसमें शब्द ही नहीं है, अगर 1580 अंक हैं तो इसमें मान के चलिए कि 1580 पेंटिंग भी होंगे या चित्र होंगे। इसमें से 1580 राइटर के, लेखकों के फोटो भी होंगे, फोटोग्राफ्स भी होंगे। इसके अलावा शायद ये अकेली ऐसी पत्रिका है जिसमें रचनाओं पर बहुत बड़ी मात्रा में पत्र छपे हैं। 15,000 पत्र छपे हैं। औसतन एक अंक पर 10 पत्र, किसी किसी पे 50 भी है, मैंने बताया, किसी पे 2-3 भी, लेकिन औसतन। तो ये इस माध्यम में ये एक बहुत बड़ी बात होती है, पत्रों का छपना, यानी उसे लोग पढ़ रहे हैं। कई बार लाइक के और इस तरह के आंकड़े आप झूठे हो सकते हैं, बना सकते हैं। हो सकता है किसी ने लाइक किया लेकिन पढ़ा नहीं, लेकिन अगर वो पत्र लिख रहा है कोई व्यक्ति, तो ये तभी है जब वो उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि पत्र पोस्ट करने का भी अपना एक सिस्टम है। तो 15,000 के आसपास बहुमूल्य पत्र छपे हैं, जिसमें विष्णु खरे जैसे बड़े लेखकों के तमाम पत्र शामिल हैं और भी सारे बड़े लेखकों के पत्र इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इन 10 सालों में हमने लगभग 5,000 कविताएं प्रकाशित की हैं। लगभग सारी कविताएं मेरी आंखों से गुजरी हैं, उन्हें देखा गया है, उसमें से एक भी कविता आपको कमजोर नहीं मिलेगी। 5,000 अगर कविताएं हैं तो उसमें से 4,999 कविताएं स्तरीय कविताएं होंगी, अपने समय की कविताएं। 300 के आसपास इसमें लेख प्रकाशित किए गए हैं। सारे लेख मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, दुरुस्त किए हैं, भर्ती का माल इसमें नहीं है। 150 कहानियां हैं, 100 अनुवाद हैं, जिसमें देश विदेश के लोगों के बेहतरीन अनुवाद हैं, और अनुवादों पे हम बहुत खास ध्यान रखते हैं। अगर कोई अनुवाद आता है तो हम उसे अपने विशेषज्ञों के पास भेजते भी हैं और उनकी राय भी लेते हैं उसमें, और उसमें अगर कहीं कोई कमी होती है तो हम उसका निराकरण भी करते हैं, लेखक से बात करके उसको दुरुस्त कराते हैं। इसके अलावा फिल्मों पे 100 के आसपास लेख हैं, संस्मरण वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत लंबा मतलब लिस्ट है इसकी। तो ये मैं इसे कर रहा हूं, रोज मेरा 5 घंटे का इसमें समय जाता है। शाम को जितनी भी चीजें आई हुई हैं, वैसे तो मैं दिन भर देखता रहता हूं, उसमें से मैं डिसाइड करता हूं कि अगली सुबह मैं कौन सी चीज प्रकाशित होगी। हालांकि इससे पहले जब वो आती हैं तभी देखा जा चुका होता है, उसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया होता है। छपनी है, इस पर अभी विचार विमर्श करना है, और इसे पेंडिंग में रखना है। तो जो पहली कैटेगरी में है उसमें से कौन सी चीज आज के संदर्भ से जुड़ रही है या जो जरूरी है, उसकी उस शाम तैयारी होती है, और फिर अगले सुबह के समय 2-3 घंटे में उसकी पोस्टिंग होती है। जब तक मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ उसके लेआउट को लेकर, उसके साथ कौन सी पेंटिंग जाएगी, उसके साथ कैसा जो परिचय है वो कैसे जाएगा, उसका क्या फॉन्ट, और वो तमाम सारी चीज़ें। कई बार ऐसा हुआ कि पोस्ट करने के बाद मैंने 80 बार बदला है। अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ उसके लेआउट से, तो मैंने उसे 80 बार बदला है। आपको पता, जो उस पर है वो देख सकते हैं कि भाई अभी आया, अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, लेकिन जो मतलब बाद में देख रहे हैं उन्हें अंदाजा नहीं लगेगा। अगर आपकी कोई चीज प्रकाशित है, आप उसे बाद में देखते हैं तो देखेंगे कि उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ फर्क नजर आ जाएगा, चित्र में या कहीं कोई चीज। तो मैं उस पर लगातार काम करता रहता हूँ। दूसरी बात है कि जो रचनाएं मुझे मिलती हैं, तो मुझे वैसी रचनाएं बहुत पसंद है जो मुझे विवश कर दें प्रकाशित करने के लिए। मैं ऐसी रचनाओं का
इंतजार करता रहता हूं, जो मुझे मजबूर कर दे कि नहीं भाई अब उसे प्रकाशित करना ही है। और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी रचनाओं को पा के पढ़ के कि नहीं ये तो बहुत जरूरी चीज है, इसे तो करना ही चाहिए। और मैं दरअसल इंतजार करता रहता हूँ ऐसी रचनाओं का। ऐसी रचनाएं प्रकाशन का जो क्रम बना है उसे तोड़कर तुरंत प्रकाशित हो जाती हैं। और तमाम तरह की जो रचनाएं आती हैं, मैंने बताया कि मैं खुद कविता लिखता हूँ, तो कविता के बारे में बहुत सचेष्ट रहता हूँ, कई बार उसे उलटता पलटता हूँ, और जब तक मुझे कविता से संतोष नहीं हो जाता है मैं उसे प्रकाशित नहीं करता। तो ये एक समालोचन का अपना एक तरीका है। इसमें और एक प्रश्न किसी का है कि ये जो आप 10 साल से कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कौन इसको फंडेड करता है? क्योंकि अगर ये पत्रिका कोई संस्थान निकाले तो लाखों रुपए का खर्चा इसमें आएगा। एक संपादक को रखना पड़ेगा, एक कमरा चाहिए, एक प्रूफ रीडर चाहिए, एक सहायक संपादक चाहिए, और तमाम सारी चीज़ें चाहिए। ये करके अगर पत्रिका निकल, महीने का उसका लाखों रुपए का खर्चा है। तो ये आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, तो ये इस पत्रिका को कौन फंड करता है, कहाँ से आपको पैसा मिलता है? तो मित्रों, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ कि इस पत्रिका की कोई फंडिंग नहीं है। किसी सरकारी एजेंसी से हम कोई पैसा नहीं लेते, किसी विज्ञापन प्रदाता से हम कुछ भी पैसा नहीं लेते। आपने देखा होगा कि समालोचन पर कोई विज्ञापन नहीं है, यहाँ तक कि गूगल का जो अपना विज्ञापन होता है वो भी हम नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं खुद अपने संसाधनों से निकालता हूँ, मुझसे जो हो पाता है, जो बन पाता है। तो ये मेरे अपने जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस पत्रिका को मैं पिछले 10 सालों से निकाल रहा हूँ। इसके अलावा और भी जो भी प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न था अभी, एक सेकंड, आप प्रश्न ये चाहें तो इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है, एक प्रश्न है अनिल द्विवेदी जी का कि नए कवियों को अगर अपनी रचनाओं को समालोचन में भेजना हो तो वो किस तरह आपसे जुड़े? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि समालोचन परम स्वतंत्र पत्रिका है। मेरे ऊपर न सरकार का दबाव है, न मेरे ऊपर किसी कारपोरेट का दबाव है, न मेरे ऊपर किसी पार्टी का दबाव है। जो चीजें मुझे जचती है, अच्छी लगती हैं, स्तरीय होती हैं, वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी के आराम से प्रकाशित हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे ईमेल पे वर्ड फाइल में यूनिकोड में अपनी 10-15 कविताएं भेजनी है और अपना एक संक्षिप्त सा परिचय, और कम से कम आप महीने दिन का इंतजार करें, क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहता है। ये संभव नहीं रहता है कि आपके भेजते ही मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूं और उसके बाद अगर उसे रिजेक्ट करूं तो उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूं। ऐसा अक्सर करता हूं मैं, लेकिन हमेशा संभव नहीं रहता। बहुत सारे लेखकों को, बहुत सारे नए लोगों को मैंने ये बताया है कि उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन सबको बताना संभव नहीं है। और वो फिर जल्दी ही, अगर वो चीज़ें अच्छी हैं, समालोचन के स्तर की हैं, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी रचना मेरे पास, मेरे ईमेल पे भेज दें। एक प्रश्न आया है रमाकांत यादव का, प्रिंट और डिजिटल में बेहतर किसको मानते हैं? देखिए, मैं डिजिटल में काम कर रहा हूं, लेकिन जो प्रामाणिकता अभी भी प्रिंट में है वो डिजिटल के पास नहीं। डिजिटल एक नया माध्यम है और इसमें तमाम तरह के घुसपैठ करने की गुंजाइश है। हो सकता है कि जो शोध आलेख आप किसी वेबसाइट पे पढ़ रहे हो वो बहुत सुचिंतित ना हो। विकिपीडिया जैसे है, आप जानते ही हैं, विकिपीडिया का जो सारा
कॉन्सेप्ट ही है, वो लोग उसकी डिजाइन करते हैं, वो तथ्य बहुत सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रिंट में अगर आप किसी अच्छे प्रकाशक की कोई चीज पढ़ते हैं तो वो प्रमाणिक है। हालांकि अब डिजिटल में भी तमाम चीजें, तमाम ऐसे माध्यम आ गए हैं जो उसको देखते हैं जैसे समालोचन ही है, ये प्रमाणिक है। इसमें अगर कोई कविता है, अगर राहुल राजेश की कविता के नाम, राहुल राजेश के नाम से कविता छपी है तो राहुल राजेश की ही कविता होगी, ऐसा नहीं होगा किसी और की वो कविता होगी। जैसे और तमाम जो संग्रह हैं, जैसे कोश बने हुए हैं जिसमें तमाम कविताएं शामिल हैं, और वो कई बार ऐसा होता है कि अरे ये तो जैसे मेरे ही नाम से कुछ कविताएं कई जगह मैंने देखी और मुझे लगा कि ये तो मैंने लिखी ही नहीं है, ये कब कब आ गई। तो ये यहाँ नहीं होता है, और वो कविता वैसी ही होगी जो राहुल राजेश ने लिखी होगी। ऐसा नहीं हो कि वो पंक्ति ऊपर चली गई, एक पंक्ति नीचे चली गई। दिक्कत यह है कि प्रिंट में कविता के संपादक नगण्य है, कविता की कोई समझ नहीं है, सारी लाइनों को मिला देंगे, अखबार में छप रही हो तो, पत्रिकाओं में छप रही हो तो, लाइन काट देंगे, कोई लाइन कहीं से जुड़ जाएगी। कविता बहुत पहले से कहा जा रहा है पंक्तियों के बीच में रहती है। तो ये एक तमीज जो है, और इस माध्यम की विशेषता भी है कि अगर कभी मुझसे गलती होती भी है तो मेरे लेखक मुझे बता देते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे हो गया, इसे आप दुरुस्त कर लें, तो उसे ठीक कर लिया जाता है। तो ये एक इस तरह की चीजें हैं। और इसके अलावा और भी आप कोई प्रश्न या कोई ऐसी चीज हो तो मैं इस पे जरूर इस पे करना चाहूँगा, इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। ये हमारे एक पुराने साथी उमाकांत चौबे आ गए हैं, उनको नमस्कार। उनका कहना है कि साहित्य की अपनी विशिष्ट शोध पद्धति पर कुछ बताएं। देखिए, शोध का तो अपना एक तरीका है जो सारे अनुशासनों में एक जैसा है। शोध में आप पुरानी चीज़ों को खंगालते हैं, खोजते हैं। जैसे अभी हमारे वहाँ समालोचन में कुछ चीज़ें ऐसी आई जो भारत में पुराने समय में जो एपिडेमिक फैला हुआ था 1908 के आसपास, तो उस समय तमाम तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं क्या कर रही थी, तो उसको लेके सुजीत कुमार सिंह ने बहुत अच्छा एक लेख लिखा कि उस समय पत्रिकाएं जो आ रही थी उसमें औरतें उन्हें कैसे देख रही थी, या और भी इस तरह के कुछ लेख आए हैं। तो शोध का तो तरीका एक ही है, चाहे वो आप सोशल साइंस में करें या साहित्य में करें। साहित्य में दरअसल आप शिल्प पर भी ध्यान देते हैं, ये एक इसकी विशेषता होती है। साहित्य में जब हम साहित्य के बारे में कहा जाता है कि कोई चीज साहित्य में गलत नहीं होती है, कोई चीज अच्छी होती है या कम अच्छी होती है। अगर आपको एक पद दिया जाए और कहा जाए आप इसकी व्याख्या करें, तो व्याख्या गलत नहीं होगी, व्याख्या या तो खराब होगी या अच्छी होगी या कम अच्छी होगी। क्यों अच्छी और कम अच्छी होती है? शिल्प के कारण। एक मिट्टी दिया जाए और कहा जाए आप इसे एक घोड़ा बनाइए, तो एक खराब घोड़ा बनेगा, एक अच्छा घोड़ा बनेगा, शिल्प के कारण। तो कविता का आधा काम या साहित्य का आधा काम शिल्प पर निर्भर करता है। तो ये जो एक शिल्प है, ये एक ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए साहित्य के अपने जो खुद के मानदंड हैं उन्हें हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। वो सोशल साइंसेज या विज्ञान से आप उसे नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई प्राचीन सामग्री है, उसको आप खोजते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो फुटनोट वगैरह वगैरह लगाते हैं, तो वो तो आप उसी तरह से करेंगे जैसे कि आप दूसरे में करते हैं। इसके अलावा और हाँ, एक प्रश्न अर्पण कुमार का आया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने कि आपका लेखन, माफ कीजिएगा, आपका लेखन इससे कितना प्रभावित होता है? निश्चित रूप से
साहित्य के लिए, खासकर जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, उनके लिए अवकाश का बहुत महत्व होता है। अगर आप बहुत भरे हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो आपसे क्रिएटिव राइटिंग मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप अखबारों के लिए लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ लिख सकते हैं, तो अवकाश की बहुत ज़रूरत होती है। अवकाश जितना आपके पास रहेगा, आप उतने अच्छे तरीके से अपने आप को जानेंगे, अपने आप को देखेंगे। तो निश्चित रूप से मेरा लेखन प्रभावित हुआ है, हो रहा है, क्योंकि 4-5 घंटे मैं समालोचन को देता हूँ। इसके बाद मेरा अपना जो काम है, जहाँ से मेरी रोजी चलती है, मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ मेरा समय जाता है, मेरा परिवार है। और उससे जो समय बचता है या कोई चीज़ मुझे बहुत बेचैन कर देती है, तो मैं लिख पाता हूँ। मैं लिखने के लिए नहीं लिख पाता हूँ। हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, अंदर से बेचैन करती है, तो मैं लिखता हूँ और वो कविता की शक्ल में अक्सर वो चीज़ें बाहर आती हैं। हालांकि समालोचन में जो टिप्पणियाँ मैं लिखता रहता हूँ, उन टिप्पणियों से भी मैं समझता हूँ कि मैं लिख ही रहा हूँ, कुछ न कुछ अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ। तो मेरा प्रभावित हुआ है मेरा लेखन। अगर समालोचन में नहीं निकाल रहा होता तो हो सकता है कि मेरी कुछ और किताबें प्रकाशित हो गई होती आलोचना की, तो मैं मानता हूँ कि मेरी कुछ किताबें तो निकल ही गई होती। अनूप सेठी हमारे वरिष्ठ कवि हैं और मेरे बड़े प्रिय हैं। उनका एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पेंटिंग कहाँ से ढूंढते हैं? जी, पेंटिंग से मेरा बड़ा पुराना मतलब एक नाता रहा है, राग मेरा रहा है। पेंटिंग्स मुझे प्रिय हैं और खाली समय में अक्सर मैं पेंटिंग्स देखता रहता हूँ। जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ और हूँ, तो मैं किसी न किसी की पेंटिंग देख रहा होता हूँ। और जब मैं पेंटिंग देख रहा होता हूँ, तो मेरे ये दिमाग में रहता है कि भाई ये पेंटिंग का ये विषय है। और अगर कोई सामग्री मुझे मिलती है और मुझे ध्यान आता है कि भाई ये चीज़ डॉली के इस पेंटिंग से इसका कुछ है, या याद आ गई वो पेंटिंग, तो फिर मैं वो खोज के वहाँ जाता हूँ और उस पेंटिंग को लेके यहाँ लगाता हूँ। इसके अलावा कई साइट्स हैं जहाँ पेंटिंग्स हैं, वहाँ से भी आप पेंटिंग्स ले सकते हैं। कई बार उस विषय से संबंधित चीज़ों को खोजता भी हूँ। मतलब मेरे पास सामग्री, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ तैयार है और उसके साथ सहमेल में जब तक कोई पेंटिंग या कोई चित्र नहीं मिल रहा है, तब तक वो प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। और इसके लिए कई बार 3-3, 4-4 घंटे मेरे लग जाते हैं कि वो मुझे मिलता ही नहीं है। और जब तक वो मिलेगा नहीं, मैं उसे प्रकाशित नहीं करूँगा। तो ये भी एक है। तो वो मैं ये काम करता हूँ कि एक तो पेंटिंग्स में इकट्ठी भी करता चलता हूँ, देखता रहता हूँ काम को जो मेरे दिमाग में रहता है, और कई बार मैं खोजता भी हूँ उस विषय से संबंधित, और कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि एक चित्र या एक पेंटिंग कम से कम जाए। ये कुछ और प्रश्न आ रहे हैं। ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, सिद्धेश्वर सिंह। उनका एक प्रश्न इस पर आया कि एक अध्यापक के रूप में आप समालोचन जैसे प्लेटफॉर्म को कैसे पठन पाठन से जोड़कर देखना चाहते हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप जानते हैं कि आज अभी लॉकडाउन चल रहा है और सारे शिक्षा संस्थान बंद हैं। जो हायर एजुकेशन है उसमें कहा गया है टीचरों को कि वो कुछ मटेरियल तैयार करें और अपने स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराएं। मैं पूरे देश में हिंदी के जितने भी शिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि समालोचन ने 10 साल से आपके लिए सामग्री तैयार कर रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने विद्यार्थियों को समालोचन का लिंक दें। इसमें कम से कम 300-350 लेख अच्छी तरह से संपादित और उपयोगी लेख छपे हुए हैं जो विद्यार्थियों के काम आएंगे। कहानियां हैं उन पर। राकेश बिहारी का एक पूरी सीरीज चलाई थी हमने, उसको अगर आप किसी छात्र को वो पूरी सीरीज दें तो कहानी पढ़कर उसकी समीक्षा लिखने का या उसकी आलोचना लिखने की एक प्रविधि उसके समझ में आएगी। तो ये मतलब जोड़ा जा सकता है, विद्यार्थियों से जोड़ा जा सकता है इसको, उनको इसके लिंक दिए जा सकते हैं कि वो इसे पढ़ें। और केवल लेख ही ना पढ़ें, वो
इसमें जो छपे पत्र हैं उन्हें भी पढ़ें। पत्रों से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बहुत कुछ हंस, जब मैं छोटा था तो पढ़ता था, हंस पढ़ता था, और उसमें हंस पढ़ने से पहले मैं उसके पत्र पढ़ता था, और उन पत्रों से मुझे बहुत एक समझ मेरी बनी। तो उसी तरह से समालोचन में जो पत्र हैं, उन पत्रों को पढ़कर आप एक समझ विकसित कर सकते हैं कि भाई ये जो कृति है, ये जो रचना है, वो क्या कह रही है। तो आज के लिए ये एक थाती की तरह है। हिंदी का विद्यार्थी वो कहीं भी हो, वो उन्हें अगर ये लिंक दे दिया जाए और वो उसे पढ़े, तो उसे बहुत ही उच्च कोटि की सामग्री अच्छे से प्रस्तुत की हुई उसे मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने गरिमा श्रीवास्तव का एक बहुत बड़ा लेख प्रकाशित किया, मुस्लिम औरतों की आत्मकथाएं। क्या शानदार लेख है। उसको पढ़ते हुए जो नए शोधार्थी हैं वो ये समझ सकते हैं कि शोध कैसे किया जाना चाहिए। मुस्लिम औरतों की जो आत्मकथाएं हैं, जो उर्दू में है, मराठी में है, हिंदी में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, उसका लगभग 80-82 पेज का वो लेख है। और हमारे लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था इकट्ठे उन्हें प्रकाशित करना, लेकिन आप देखेंगे कि समालोचन पे उसको बड़े ढंग से प्रकाशित किया गया है और लोगों को पसंद आ रहा है। तो सिद्धेश्वर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि छात्रों के लिए ये उपयोगी है ही है, और वैसे भी जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं उनके लिए ये है। अनूप सेठी ने कहा है कि क्या रेखांकन आप नहीं बनवाते। देखिए, समालोचन या जो डिजिटल मीडियम होता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि बहुत तेजी से उसे काम करना पड़ता है। अगर मैं अकेले नियंत्रित तो इसे कर सकता हूं, अगर मैं रेखांकन बनाना जानता तो मैं रेखांकन बना सकता था, लेकिन अभी मैंने कोई चीज पढ़ी और कल उसे मुझे प्रकाशित करना है, और अगर मैं किसी को कहता हूं कि इस विषय पे वो रेखांकन बनाकर मुझे दे, तो बहुत पॉसिबल है कि वो नहीं कर पाए। तीसरी बात यह है कि हम दूसरों से काम इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि देखिए, हम कुछ उन्हें दे तो पा नहीं रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं अपने लेखकों को कुछ नहीं दे पाता। इसलिए नहीं दे पाता हूं कि खुद हमें ही कुछ नहीं मिलता है, समालोचन को ही कुछ नहीं, कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, तो मैं लेखकों को क्या दूं। लेकिन इसकी मुझे बड़ी पीड़ा है कि काश मेरे पास कुछ ऐसी व्यवस्था रहती और मैं इसमें जो लेखक प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें मैं कुछ मानदेय देता। और जब ऐसी स्थिति में मैं हो जाऊंगा तो मैं, जाहिर सी बात है, फिर बड़े हक से किसी चित्रकार को या किसी व्यक्ति को कहूंगा कि भाई आप रेखांकन हमारे लिए बनाएं। तो दरअसल ये एक संकोच है जिसके कारण मैं ऐसा नहीं कह पाता। अगर हाँ कोई रेखांकन बनाकर मुझे देगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हम उसका इस्तेमाल अपनी कविता में, अपने अपने प्रकाशन में जरूर करेंगे। रमाशंकर सिंह जी का एक प्रश्न क्या की टिप्पणी है, पेंटिंग्स पर आपकी अच्छी समझ है, इनके द्वारा लेखों का मूल्य और संदर्भ बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने कहा है, शुरू से ही कहा है कि डिजिटल माध्यम दर्शनीयता पर जोर देता है, दिखना भी उसको अच्छा चाहिए। भोजपुरी में कहा जाता है कि गोबर की तरह पाथ देना। अगर कोई चीज आप उठाकर वैसे ही पाथ देंगे तो वो उसका कुछ मतलब नहीं रहता है, कोई नहीं देखेगा उसको। आपको मेहनत करना चाहिए। आपके पास लेख आता है, लेख को पढ़ना चाहिए, उसकी लाइनिंग ठीक करनी चाहिए, उसके साथ क्या जाएगी चीजें, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक लेखक आपको अपना महत्वपूर्ण, अपनी 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 अच्छी चीज दे रहा है। सबसे बेहतर, मैं तो मानता हूं कि समालोचन में खुद लेखक अपना सबसे बेहतरीन देता है। तो जो इतनी अच्छी चीज मिली हुई है उसे आप ऐसे ही नष्ट क्यों कर रहे हैं? उसको आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ के अच्छे से उसके, इस माध्यम में एक और है कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए। बहुत लोग बड़े बड़े पैराग्राफ्स देते, तो उन्हें मैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तोड़ता हूँ, क्योंकि इस माध्यम की अपनी कुछ सीमाएं हैं। बहुत बड़े पैराग्राफ लेखक नहीं पढ़ सकता, पाठक नहीं पढ़ सकता है, तो उन्हें छोटे पैराग्राफ्स में तोड़ता हूं मैं, और पेंटिंग्स देता हूं, उन्हें सजाता हूं, उन्हें दर्शनीय भी बनाता हूं कि केवल वो पढ़ने में ही मतलब दिलचस्प न रहे, देखने में भी वो सुंदर हो। और इसके लिए जरूरी होता है कि उसके लिए एक मतलब उससे मेल खाता, सहमेल में पेंटिंग्स हो। तो ये मैं काम करता हूं, पेंटिंग्स मैं देता हूं, जिससे कि उसको पसंद किया जाता है।
अनिल द्विवेदी का एक प्रश्न है कि हिंदी के व्याकरण को समझने के लिए, देखिए वो एक अलग चीज़ है। व्याकरण की किताब तो वासु तमाम किताबें हैं। कुछ किताबों के मैं बाद में बता दूंगा, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, तो उसमें मैं कुछ व्याकरण से संबंधित किताबों के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि हम तो साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण जरूरी चीज़ है, लेकिन वो एक फिलहाल एक अलग चीज़ है। तो ये समालोचन हमारा है, और आपके सामने है। आप लोगों के सहयोग से ये निकल रहा है, जाहिर है। ठीक है, आप लोग अपना बेहतरीन देते हैं तो ये छपता है इसमें और लोगों तक जाता है। और इसको कई विश्वविद्यालयों ने अपने रीडिंग मटेरियल में शामिल कर रखा है, और यहाँ तक कि कई विदेशी यूनिवर्सिटियों में भी, जहाँ इंडोलॉजी है, पोलैंड वगैरह, वहाँ भी ये शामिल है और वहाँ के लोग पढ़ते हैं। हमारे पास जो पत्र छपते हैं वो चीन से, जापान से भी आते हैं। जहाँ जहाँ भी हिंदी की पढ़ाई होती है, वहाँ के प्रोफेसर्स और वहाँ के लोग भी इसको इसको फॉलो करते हैं, इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो उनके टिप्पणियों से मुझे ये आभास मिलता रहता है कि ये चीज़ें जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें एक संतोष का मुझे संतोष है मुझे कि ये काम एक थोड़ा सा अच्छा हो सका है। तो मेरे ख्याल से, और अगर आप कोई कोई ऐसी चीज़, कोई प्रश्न या कुछ हो, तो आप, मेरे ख्याल काफ़ी बात हो चुकी है, काफ़ी बात हम लोगों ने कर ली है। और कुछ और आप पूछना चाहें या कुछ और कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से ठीक है, काफ़ी हो गया है। ठीक है, अब विदा लेता हूँ मैं आप लोगों से। नमस्कार।